ये इनके जो ट्रांसलेटर हैं इनके कंपैरिजन दिए हैं, इसको जस्ट क्विकली गो थ्रू कर लूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जी कर दिया आप लोगों ने? यहाँ पे इंटरप्रेटर कंपाइलर के एडवांटेज डिसएडवांटेज जस्ट क्विकली 2 मिनट के अंदर गो थ्रू कर लें। ओके। सर डन। फिर आपने पढ़ लिया? जी सर, लिख लिया सर। ठीक है। ये आईडी आईडी ये हमने कर लिया था ना डिस्कस, इसमें कुछ रहता तो नहीं है आईडी के बारे में? नहीं सर। ठीक है। आईटी इन्वायरमेंट होता है, हर लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसके कुछ फीचर होते हैं, कोड एडिटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, रन टाइम डीबगर इन्वायरमेंट होता है, एरर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी होती है, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन एंड ऑटो डॉक्यूमेंटर और प्रिंट टैपिंग होता है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताएं, एन assembler ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। मूसा बताइए, ट्रू है फॉल्स है? ये पहले वाला। हाँ पहले वाला, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या नाम है, अरीब आप बताएंगे, इट इज मोर डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन अ लो लेवल लैंग्वेज, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। सॉरी एक मिनट, सॉरी हाँ ठीक है, पहला आपने ट्रू बताया। आप क्या बता रहे हैं अरीब? सर फॉल्स। फॉल्स। और नौफिल आप क्या बता रहे हैं, आर यू एग्री विद दिस? ये फॉल्स होगा ट्रू होगा? कौन सा वाला सर? इट्स। ये फॉल्स है आप कह रहे हैं, अच्छा। तो आप समझते हैं लो लेवल, मूसा आप एग्री है फॉल्स से ट्रू से, सेकंड वाले से? यस सर। थर्ड है जावा इज एन असेंबली लैंग्वेज, मूसा आप बताएं, ट्रू है फॉल्स? तो फॉल्स। फॉल्स। ओके, नौफिल आप बताएंगे, इट इज क्विकर टू डेवलप अ प्रोग्राम यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अच्छा, अरीब आप बताएंगे, यू ऑलवेज नीड अ कंपाइलर टू रन अ कंपाइल प्रोग्राम, ट्रू। आपने बोला ट्रू। यस। चले मूसा आप बताएंगे, अ प्रोग्राम दैट इज इंटरप्रेटेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रन देन अ कंपाइल प्रोग्राम, ट्रू। ट्रू। ओके, चले अरीब आप बताएं, लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, सर ट्रू है और हमने फॉल्स कर दिया। ट्रू है। चले अरीब आप बताएं लास्ट वन। सर आई डोंट नो दिस। नो आइडिया? नौफिल आप बताएं, यस। नौफिल आप बताएं। सर ट्रू है।
ठीक है, आप कह रहे हैं ट्रू है। अच्छा देखें, जो पहला वाला है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एन असेंबलर ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि असेंबलर जो है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। यानी असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज के अपने ट्रांसलेटर है, या तो वो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। तो ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। इट इज मोर डिफिकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन अ लो लेवल लैंग्वेज, आप लोगों ने फॉल्स बताया था, जबकि ये रॉन्ग है, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं होता। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये स्टूडेंट। Yes, sir. फिर थर्ड वन आपने बताया जावा इज एन असेंबली लैंग्वेज, ये सबका ट्रू है, ये सब ये फॉल्स है। ठीक है, अच्छा। इट इज क्विकर टू डेवलप प्रोग्राम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, आप लोगों ने फॉल्स बताया, जबकि ये ट्रू है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना आसान होता है। इट इज क्विकर, तो इसको आप कर लें ट्रू। यू ऑलवेज नीड अ कंपाइलर टू रन अ कंपाइलर, ये फॉल्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है। असेंबलर में, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर यूज होता है, कुछ लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है, कुछ लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज होता है। कंपाइलर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कुछ लैंग्वेज में क्या यूज होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर याद रखिएगा। अ प्रोग्राम दैट इज इंटरप्रेटेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रन देन अ कंपाइल्ड प्रोग्राम। ठीक है, ये ट्रू है, ये भी आप लोगों का सही था। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, ये भी ठीक है। लो लेवल का मतलब मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब होता है कि जिस मशीन पे आप प्रोग्राम बनाएंगे उसी मशीन पे वो रन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes. आगे बढ़े, Yes, sir. ये देख लें राइट ऑप्शन। ओके, दूसरा आपने बताना 3 फीचर क्योंकि राइटिंग a program in a high level language, describe 3 feature of an IDE that she would find helpful। कोई एक फीचर मूसा आप बताएं, आईडीई का कोई एक फीचर। Then I am thinking. करें, हरीब आप बताएं। Yes, I don't know. नहीं याद? नौफिल आप बताएं। सर वो सर पता नहीं। चले Sir, मूसा आप बताएं। हाँ मूसा आप बताएं। helps developers to code faster. दोबारा बोले। It helps developers to code faster. वो आपने नाम लेना है, वो है कोड एडिटर, कोड एडिटर। हुई। ठीक है, मानिए आपको याद, आपको आइडिया है इसका आईडीई का? जी सर, थोड़ा सा मैंने शायद पढ़ा था ये। हाँ लास्ट टाइम याद है हमने सर। पढ़ा था ना जी, ठीक है। कोई एक फीचर याद है आपको? जी सर, डीबगिंग इसका फीचर होता है। यस यू आर राइट। आईडी बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करता है। तो सबसे बेसिक फीचर जो होता है ना वो कोड एडिटर होता है, इसके बाद बाकी फीचर आए। यानी आप कोड को राइट कर सकें, कोड को एडिट कर सकें। यानी अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं उसका अपना इन्वायरमेंट एडिटर होगा, कोड एडिटर होगा। कुछ आईडी सिंगल होते हैं, सिंगल इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे पाइथन पाइचाम। ठीक है, पाइथन में होता है पाइचाम। इसी तरह विजुअल बेसिक अपना आईडी होता है। लेकिन एक वीएस कोड, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो वीएस कोड, ये मल्टी इन्वायरमेंट है, इसमें आप हर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो ये हर लैंग्वेज का कोड एडिटर आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ सिंगल कोड एडिटर होते हैं, कुछ मल्टी कोड एडिटर होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं। तो ये देख लें, इसमें उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है,
पहला मैंने आपको कोड एडिटर बताया था, ठीक है, वो बेसिक होता है। ऑटो कंप्लीशन, एक को ऑटो कंप्लीशन है, एक प्रिटी टाइपिंग है और एक ट्रांसलेटर, तीन उन्होंने दिए हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा दूँ तो पीछे चलते हैं, ये हमने शुरू में दिखाए थे आपको, ये रहे, ये आईडीई के फीचर है। आपको कोड एडिटर अवेलेबल होगा, ट्रांसलेटर अवेलेबल होगा, डीबगर, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन और ऑटो डॉक्यूमेंट प्रिटी प्रिंटिंग। तो आंसर में तीन दिए हैं, हम वहाँ पे देख लेते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है ऑटो कंप्लीशन का मतलब होता है मीन्स दैट एन आईडी कैन ऑटोमेटिकली शो द रिजर्व वर्ड और वेरिएबल नेम दैट आर अवेलेबल फॉर यू। रिजर्व वर्ड वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लिए यूज करती है, जैसे प्रिंट की कमांड हो गई, इनपुट लेने की कमांड हो गई, और इनके अलावा हम डिफरेंट वेरिएबल आपको शो करेगा सो दैट करेक्ट वन कैन बी पिक्ड फ्रॉम द लिस्ट। ऑटो कंप्लीशन का मतलब है कि जब आपको डॉट प्रेस करेंगे, जैसे मैं डॉट प्रेस करता हूँ तो एक लिस्ट आ जाएगी, वहां से मुझे हेल्प मिल जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो हमें कंप्लीट करने का ऑप्शन दे रहा होता है। प्रिटी प्रिंटिंग का मतलब होता है, जैसे आपको याद हो, ये मैं पीछे दिखा देता हूँ कि प्रिटी प्रिंटिंग, हाँ ये देखें, इसमें आपको डिफरेंट कलर नजर आएंगे। ये मॉड्यूल का एक डिफरेंट कलर है, मॉड्यूल वन का डिफरेंट कलर है, यानी ये आप, ये लाइब्रेरी फाइल होती है, मॉड्यूल्स की है ना, लाइब्रेरी फाइल होती है। आप देखेंगे सब मेन का अलग कलर है, कंसोल का अलग कलर है, जो आपने टेक्स्ट शो करना है स्क्रीन पे उसका अलग कलर है, ठीक है। हर, इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, कोड की रीडेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, ये होता है प्रिटी प्रिंटिंग। फिर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे कोड एडिटर कैन कलर कोड पार्ट ऑफ प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व वर्ड और स्ट्रिंग एंड ऑटोमेटिकली ले आउट द प्रोग्राम इन ए मीनिंगफुल वे। तो रिजर्व वर्ड का कोड अलग होगा, कमांड्स का कोड अलग होगा, जो आप टाइप करें कोड अलग होगा। थर्ड फीचर है ट्रांसलेटर आर सप्लाइड एज पार्ट ऑफ आईडी। तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक असम्बलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज यूज होता है, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। दीज कैन बी कंपाइलर और इंटरप्रेटर और बोथ, यानी दोनों किसी एक लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सम लैंग्वेज सपोर्ट ओनली वन, ठीक है, या तो कंपाइलर होगा उनके पास या इंटरप्रेटर होगा, या किसी जावा के अंदर दोनों होते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्लियर है, आगे बढ़े, एवरीबडी Yes. क्लियर, ओके। Yes, sir. अब यहाँ पे दिया हुआ डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एवरी स्टूडेंट विल टेल मी वन। मूसा सबसे पहले आप बताएं, ये कंपाइलर दोनों हाँ नहीं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस बताएंगे, एक बताएंगे, तो एनीवन, कंपाइलर हाँ बोल, कंपाइलर द प्रोग्राम ट्रांसलेट एन एंटायर प्रोग्राम। ओके। और इंटरप्रेटर आप बोलेंगे वेयर एज, जब कंपेयर करते हैं ना तो वेयर एज का वर्ड यूज करते हैं। कंपाइलर कंपाइल होल वेयर प्रोग्राम, वेयर एज इंटरप्रेटर ट्रांसलेट, आगे बोले, वेयर एज इंटरप्रेटर रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम अ प्रोग्राम। यानी आपको रीड नहीं, ट्रांसलेट, लाइन, ट्रांसलेट द कोड और प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ठीक है, इस तरह बोलेंगे। मानिए आपको याद है इसका कोई डिफरेंस, एक डिफरेंस आपने बताना, कंपेयर करके बताना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। Sir, I'm not sure. ओके, नो नो इशू। नॉफिल आपको याद है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का, वो सर काइंडली वेट, जी नॉफिल, एनी आइडिया, नॉफिल सर चला तो नहीं एक क्या? एक हाँ सर मुझे याद है, बस एक सेकंड मुझे जरा मौका दे। हाँ जल्दी से बोले। हरी अप, यू हैव 10 सेकेंड। हरी, आपको याद है कुछ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस? बल्कि अभी जो फर्स्ट स्लाइड हमने शो की थी उसमें डिफरेंस दिए हुए थे। चले मैं शो कर देता हूँ, मूसा आगे चले। यहाँ पे दिया हुआ है कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, मूसा ने पहले बताया था, इनटू मशीन कोड प्रोग्राम, ठीक है। वेयर एज, आपने वर्ड यूज करना, वेयर एज एन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटिंग दैट एग्जीक्यूटिंग ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम। तो आप अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हैं, इसने अपनी वर्डिंग यूज की हुई, ठीक है। दूसरा ने बताया हुआ है कंपाइलर कैन प्रोड्यूस अ फाइल कंटेनिंग द ट्रांसलेटेड मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है, पूरी एक फाइल क्रिएट कर देता है,
जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, containing the translated machine code program that can be executed without the compiler। यानी अगर आप कहीं और इसको रन करेंगे तो वहां कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। Whereas an interpreter will always need to be present during the execution of interpreter program। इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट आपको हर एवरी टाइम रहेगी। लेकिन मैं आपको शो कर देता हूँ, पीछे हमने एक स्लाइड देखी थी कंपाइलर और ये रहा एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस देख सकते हैं। ट्रांसलेट a high level language program into machine code, execute a high level language program one statement at a time। यहाँ पे होल प्रोग्राम कर सकते हैं। ये an executable file of machine code is produced। ये एक executable file create करता है। no executable file of machine code is produced। यहाँ से आप डिफरेंस दे सकते हैं दोनों का। one high level language statement can be translated into several machine code instruction। और यहाँ पे कह रहा है one high level language program statement may require several machine code instruction to be executed। ठीक है, कंपाइल ये देख लें, कंपाइलर प्रोग्राम आर रन विदाउट द कंपाइलर। ठीक है, एक दफा कंपाइल हो जाए तो दोबारा आपको कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरप्रेट प्रोग्राम कैन नॉट बी रन विदाउट द इंटरप्रेट। यहाँ पे यानी इसमें जो इंटरप्रेटेड प्रोग्राम बेस होते हैं वो आपको हर दफा इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अ कंपाइल प्रोग्राम इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर जनरल यूज एंड इंटरप्रेटर इज ऑफन यूज व्हेन अ प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया। एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्रामर वुड चूज टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। इसका आंसर कौन देगा? प्रोग्रामर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग क्यों करेगा, जबकि हाई लेवल में हम ज़्यादातर करते हैं, लेकिन सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग परफॉर्म करें। एनीवन कैन हैव एनी आइडिया? यस मूसा, डू यू हैव आइडिया? हरीब, आप भी आंसर दे सकते हैं। दिस इज ओपन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। एक प्रोग्रामर जो है वो क्यों चूज करेगा प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज आफ्टर मशीन कोड। Sir, because it can be used again and again to perform the same task. नहीं, ये रीजन नहीं है। ओके, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी स्मॉलर इन साइज। एक तो क्योंकि इसमें ज्यादातर हाई फाई कोड यूज नहीं होते एंड एग्जीक्यूट टास्क मोर क्विकली एज प्योर इंस्ट्रक्शन आर यूज। प्रोग्राम कैन आल्सो कंट्रोल स्पेशलिस्ट हार्डवेयर यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंपल कमांड। अगर आपने कोई यानी किसी भी हार्डवेयर का ड्राइवर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, उस पर्पज के लिए हम असेंबली लैंग्वेज को यूज करते हैं। यानी उस वक्त आपको रिक्वायरमेंट होती है जब आपने हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल करना हो। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, हाई लेवल में ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको कि हमें असेंबली लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमने किसी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली कंट्रोल करना हो, देन वी यूज असेंबली लैंग्वेज। गॉट द पॉइंट्स? Yes, sir. मानी आपको क्लियर है? नौफिल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये कौन मैच करेगा? Sir, जी बोल। assembler में high level और low level दोनों languages यूज हो सकती हैं? नहीं, असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज इन असेंबली लैंग्वेज। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, ये किसकी बात कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना। अब असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, बिकॉज कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इसका अपना ट्रांसलेटर होता है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं? असेंबलर। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ। अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, तो थोड़ा सा एक चार्ट बना दें। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, दो तरह की होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, सॉरी, जब हम बात करेंगे लैंग्वेज की तो आपको दो कैटेगरीज मिलेंगी। एक हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज में दो कैटेगरीज आपको मिलेंगी। एक तो असेंबली लैंग्वेज और दूसरी मशीन कोड। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है क्योंकि ये मशीन की अपनी लैंग्वेज है।
यानी बाइनरी फॉर्म में जो कोडिंग की जाएगी वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। असेंबली लैंग्वेज में कुछ ह्यूमन वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे ऐड एक कीवर्ड है, ऐड। अब इसको मशीन नहीं समझ सकती, इसलिए असेंबली लैंग्वेज जो भी प्रोग्राम बनाएंगे इसके लिए ट्रांसलेटर आएगा, असेंबलर। क्या आएगा? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये Yes, sir. और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, ये प्योर ह्यूमन लैंग्वेज कोड राइट किया जाता है। इसके दो ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ठीक है, विजुअल सी, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज प्रोग्राम बाय ह्यूमन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, या इसको कह सकते हैं दैट इज फार अवे हार्डवेयर। जी मानिए, पॉइंट क्लियर है आपको? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखें, मूसा आप बताएंगे पहले वाले का ये किससे मैच करेगा? मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ए बी सी डी। आप इस तरह मैच कर सकते हैं। मूसा आपने बताना है पहला वाला 1 किससे मैच करेगा, ए से, बी से, सी से या डी से? सर ए है या डी है? एक बताएं, परफेक्ट बताएं, एक बताएं। सर डी। डी? तो आप कह रहे हैं कि ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है? यस सर। ओके। अरीब आप बताएंगे द एक्चुअल बायो सेटिंग ये किससे मैच करेगा? अब डी तो हो गया, अब आपके पास ए, बी और सी की चॉइस है। RD. आपने ऑप्शन बताना है, सेकंड वन, ये जो सेकंड वन है ये वाला, ये किससे मैच करेगा? एक्चुअल बायो सेटिंग, ये ए से मैच करेगा, बी से या सी से? Sir, C. सी। आप कह रहे हैं सी से मैच करेगा। मानिया आप बताएंगी एक्चुअल बायो सॉफ्टवेयर ये किससे मैच करेगा? Sir, ये C से करेगा। एक्चुअल बायोस जो है, जी सर, सॉफ्टवेयर। ये आप कह रही हैं सी से मैच करेगा, दिस वन। तो दो क्लैश आ गए, ठीक है। नौफिल आप बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये किससे मैच करेगा? अब आपका ए और बी की चॉइस है। यस नौफिल, गिव एनी आइडिया। सर ये वाला किससे मैच करेगा? कोमो से। कॉमर्स नहीं, सी मॉस, इसको पढ़ेंगे सी मॉस। आप कह रहे हैं ये इससे मैच करेगा, ठीक है। ओके, चलिए मूसा आपका फिर नंबर आ गया, वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर किससे मैच करेगा? सर मुझे लगता है सी से। यू आर राइट कि ये सी से करेगा। चलिए अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये पहले वाला डी से मैच करेगा। पहले वाला डी से क्यों मैच करेगा? यहाँ लिखा हुआ है पार्ट ऑफ एन प्रोग्राम, पार्ट ऑफ प्रोग्राम और ओएस करंटली इन यूज। तो आपका, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, चैप्टर 3 में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि हम जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करेंगे दैट विल ओपन इन रैम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं इधर बना रहा हूँ, ये रैम है, दिस इज रैम, और ये इनपुट डिवाइस है। जब आप कोई ब्राउजर ओपन कर, जैसे मैंने अभी पावर पॉइंट ओपन किया, ये बेसिकली रैम के अंदर ओपन है, और मैं जो कुछ लिख रहा हूँ दैट गोज इनटू रैम। ये आप याद रखिए, मैंने पावर पॉइंट खोला ना, इसने ये जगह ले ली। ओएस हमेशा रैम के अंदर एग्जिस्ट करता है जब भी आपका कंप्यूटर चल रहा हो, ठीक है। तो जितने भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो रैम में ओपन हो, ठीक है। ये लिखा है ना, पार्ट ऑफ प्रोग्राम और ओएस करंटली न्यू। करंटली जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं दैट विल बी ओपन और स्टोर इन अ रैम। ये पॉइंट सबको क्लियर है? थोड़ा सा आपका रिकॉल भी हो रहा है, चैप्टर 3 यहाँ पे रिकॉल हो रहा है। मानिए आपको ये पॉइंट क्लियर है कि रैम में ओपन प्रोग्राम क्यों ओपन होता है? यस सर। ठीक है। और क्या नाम है, अरीब आप बताएं। Yes. ओके, जब भी आप बस आप माइंड में ये रखें, आपका जो भी प्रोग्राम आप चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या पीसी यूज कर रहे हो, अल्टीमेटली आपने कोई ना कोई प्रोग्राम तो ओपन करना है। या तो आप इंटरनेट के लिए ब्राउजर खोलते हैं,
या वर्ड के लिए टाइपिंग के लिए वर्ड खोलते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए पावर, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे दैट विल ओपन इन रैम, वो अपने एक स्पेस लेगा, तो ये रैम में ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है द एक्चुअल बायोस सेटिंग, ये CMOS होता है। ये हमारा ये जो हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन होती है, या जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं उसका जो सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली बायोस के अंदर होता है। बायोस को हम रोम भी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो ये सेकंड वाला ये है, तो सेकंड वाला CMOS से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बेसिकली CMOS और बायोस बोथ आर सिमिलर, टर्म्स डिफरेंट है लेकिन इनका टास्क एक ही है, पर्पज एक ही है। बायोस सेटिंग का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपकी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन और सिस्टम के स्टार्टअप होने का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज होल्ड इन बायोस, इसको हम रोम भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है द एक्चुअल बायोस सॉफ्टवेयर, द एक्चुअल, ये बेसिकली फ्लैश मेमोरी की बात कर रहा है। एक्चुअल बायोस सॉफ्टवेयर आपका फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। ये फ्लैश मेमोरी बेसिकली रोम की एक्सटेंशन है। फिर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा इंस्टॉल होगा हार्ड डिस्क के अंदर, ये भी याद रखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन जब आप सिस्टम ओपन करते हैं तो ये लोड ट्रांसफर हो जाता है इनटू रैम, एक्टिवली परफॉर्म करेगा रैम के अंदर, इंस्टॉल हमेशा हार्ड डिस्क के अंदर होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर, ये आपको याद होगा, ये डिवाइस वो था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमेशा हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ये वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर, वैसे भी वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर ये आपकी हार्ड डिस्क को क्लीन करता है, क्या कोई वायरस तो नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. किसी को इसमें Yeah. कोई परेशानी? No, sir. ये देख लें, ये राइट ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। चलिए आगे बढ़े। Which utility Yeah. program are being described below? Software that run in the background and checks for malware. Suspect program are quarantined and deleted if necessary. Quarantine का मतलब होता है आइसोलेट कर देना, अकेला कर देना। अगर आपको याद हो कोरोना में ये टर्म बहुत यूज होती थी, क्वारंटीन, ये वाली टर्म। चले मूसा आप आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा? वायरस स्कैनर। हाँ वो तो फ्लैश हो गया ना वापस में। तो बेसिकली वायरस स्कैनर वो सॉफ्टवेयर है जो वायरस को किल करता है। अगर उसे कोई वायरस मिल जाता है तो उसको आइसोलेट कर देता है, सेपरेट कर देता है या डिलीट कर देता है, ठीक है। ये सबको क्लियर है कि वायरस स्कैनर क्या करता है? Yes, sir. चलें अरीब, आपने आंसर देना है। सॉफ्टवेयर दैट रीअरेंज डेटा ऑन हार्ड डिस्क टू रिड्यूस द स्कैटरिंग ऑफ द डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। अरीब एनी आइडिया? No, sir. ओके, मानी आप बताएं, आपको आइडिया है इसके बारे में? Sir, I'm thinking. I think I know this. यस, ओके। नौफिल आप भी सोचें इसका आंसर क्या होगा। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो रीअरेंज करता है डेटा को ऑन हार्ड डिस्क टू रिड्यूस द स्कैटरिंग ऑफ द डेटा स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क? तो शुड आई डिस्कस? सर आई नो इट। Yes. अच्छा मूसा आप बताएं। सर डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन, अब इसमें दो टर्म यूज होती है, एक होती है फ्रेगमेंटेशन, पहले होती है ये फ्रेगमेंटेशन, और इसमें दूसरी टर्म होती है इसी का डीफ्रेगमेंट, यानी इसका उल्टा, डीफ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता है क्या है? फर्ज करें हमारी एक फाइल है जिसका साइज है 2 MB। अब फाइल पूरी की पूरी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होता है ना, वो डिफरेंट सेक्टर में होता है। ये आपका डिस्क के डिफरेंट ट्रैक होते हैं, ये ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर होते हैं। आपकी जो फाइल या जो डेटा होता है ना वो सेक्टर में स्टोर होता है। अब 2 MB के हमने कर दिए 4 पार्ट्स, हमने कहा 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो, पूरी फाइल एट ए टाइम स्टोर नहीं होती, कुछ फाइल इधर स्टोर हो गई, अच्छा इसको भी बना देते हैं,
कुछ फाइल यहाँ स्टोर हो गई, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गई, कुछ यहाँ पे स्टोर हो गई। अब ये जो फाइल स्टोर की ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फ्रेगमेंटेड है। आपकी एक फाइल है, उसका साइज है 2 MB, उसके 4 पार्ट्स बन गए, 4 पार्ट डिफरेंट सेक्टर में स्टोर हो गए। ये जो पाई शेप आपको नजर आ रही है, दैट इज सेक्टर। इसको हम कहते हैं सेक्टर, क्योंकि सेक्टर में डेटा होल्ड होता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होती है, जो हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर होती है प्लेट्स। प्लेट्स को डिवाइड किया जाता है इंटू सर्कल्स, जिसको हम ट्रैक कहते हैं, और ट्रैक को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है इंटू सेक्टर। तो सेक्टर में डेटा होल्ड होता है, लेकिन ये सेक्टर में जो डेटा होल्ड होता है ना, पूरी फाइल एक जगह पे स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्टर का साइज लिमिटेड होता है। अब 2 MB की फाइल को उसने फर्ज करें 512 KB, 512 KB का एक सेक्टर है, तो 4 पार्ट में डिफरेंट जहां जहां खाली जगह मिली वो स्टोर कर। जब हम इसको ओपन करने जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम लगेगा इसको ओपन करने में, यानी वो चारों सेक्टर को ढूंढेगा, फिर उसको रीअरेंज करेगा, असेंबल करेगा, फिर रैम की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब एक सॉफ्टवेयर आता है डी फ्रेगमेंटेशन के नाम से, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। जब हम डी फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो ये जितने भी खाली सेक्टर होते हैं ना, इनको रीअरेंज कर देता है, इनको एक दूसरे के नेबर बना देगा, यानी क्लस्टर बना देगा। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेक्टर, ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेक्टर। तो खाली सेक्टर को एक का ग्रुप बना देगा उसको। तो नेक्स्ट टाइम जब फाइल सेव करेगा वो क्लस्टर में सेव करेगा। इससे क्या होगा, जब भी फाइल को रीड करने जाएगा यानी ओपन करने जाएगा, तो फाइल ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी फाइल एज ए होल ओपन हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डी फ्रेगमेंटेशन। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर दैट रीअरेंज डेटा ऑन हार्ड डिस्क टू रिड्यूस द स्कैटरिंग ऑफ द डेटा। अभी स्कैटर है ना आपका डेटा, डिफरेंट सेक्टर में है, तो जब वो रीड करने जाएगा तो उसको पहले ट्रैक ढूंढेगा, फिर उसका सेक्टर ढूंढेगा, तो उसकी नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ सर्चिंग इंक्रीज हो जाएगी, इसमें टाइम लग जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है जी? अरीब आपको क्लियर है Clear, ये sir. पॉइंट? ओके, Yes. ये देख लें, डी फ्रेगमेंटेशन इसका सब आंसर है। नौफिल आप बताएंगे, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर अकाउंट एंड आल्सो प्रोटेक्ट नेटवर्क इंटरफेसेस, इसका आंसर क्या होगा? यस नौफिल, यू हैव टू टेल। सर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपको मैनेज हेल्प करे कंट्रोल में और यूजर अकाउंट को मैनेज करने में। जीमेल। नहीं, तो जीमेल तो आप कहीं और चलेंगे। चले, अरीब आप बताएं। Yes, sir. एनी आइडिया अबाउट दिस? No, sir. ओके, मानी आपको आइडिया है? मूसा आप बताएं। Sir, could you repeat that? I disconnected. ओके ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना? ये लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर अकाउंट एंड आल्सो प्रोटेक्ट नेटवर्क इंटरफेस। वो कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपको इन इन ऑल दीज हेल्प? एक्सेस कंट्रोल, यूजर अकाउंट्स, प्रोटेक्ट नेटवर्क, ये 3 टास्क है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर? ये सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर है जी कुछ? बिल यस, ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है कि हम उसके थ्रू यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड एलोकेट कर सकते हैं, और एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर के एक्सेस को लिमिट कर सकते हैं, तो आपको और नेटवर्क इंटरफेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका आंसर कौन देगा? रेज योर हैंड। मूसा के अलावा नौफिल आप बताएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर? चले नौफिल आप बताएं। यस नौफिल, आंसर देना। चले, अरीब आपको आइडिया है इसका? No, sir. ओके, जब आप कंप्यूटर को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो एक सॉफ्टवेयर रन होना शुरू हो जाता है।
मानी आपको आइडिया है? सर डिस्प्ले। भूसा ने तो आंसर दे दिया, इसका है स्क्रीन सेवर। Sir, I may disconnect or leave the class soon because my internet is ओके ओके keeps disconnecting. ओके, नाउ यू I'll कैन सी। rejoin. ओके, आप रिज्वाइन कर रही हैं? Yes, sir. I'm gonna try to connect to the internet again. I'm using my data right now. ओके ओके, इसका आंसर है स्क्रीन सेवर। Now see, software that communicate with operating system and translate data into a format understood by input-output device. Software that communicate with operating system and translate data into a format understood by an input-output. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प आउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में, ठीक है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो यूज किया जाता है? Who will give the answer? मूसा आप बताएं। सर कीबोर्ड। कीबोर्ड हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। The device डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम। करीब आपको क्लियर है? डिवाइस ड्राइवर Yes, sir. ये काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, पहली बात, ठीक है। ये हम जब भी कोई भी हार्डवेयर सीपीयू के साथ अटैच करते हैं ना, उसको हम कहते हैं आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसका एक और नाम होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइस। हर वो डिवाइस जो कंप्यूटर से आउटसाइड डिवाइस, मतलब जो आउटसाइड है और अटैच होती है यूएसबी पोर्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट। जैसे स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, ठीक है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, माइक है, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये कनेक्ट थ्रू डिवाइस ड्राइवर, यानी इनको रिकग्नाइज किया जाता है थ्रू डिवाइस ड्राइवर। हर डिवाइस का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। Who will explain? Describe the purpose of an operating system. Sir, is this chapter 3? No, it's chapter 4. Oh, okay. हमने इसको गो थ्रू किया था, आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है ना शुरू से? I don't think so, sir. I don't really remember. The thing is, I studied this 3 years ago and then I switched to bio, so I don't really remember this. Okay. Try to go through this sub chapter OS. Okay, this is related to OS, no? Chapter 4. मैं आप कोशिश करूंगा इसकी वीडियो मैं आपको सेंड Okay. करूँ, ठीक है? Okay, sir. अच्छा, ये है डिस्क्राइब दी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये चैप्टर जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, ठीक है। आईटीई के बारे में बताया गया है, ट्रांसलेटर के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया। ये अरीबा बताएं। यस सर, यू कैन एक्सप्लेन। An operating system is a system of software that manages computer hardware and software, resources, and provides essential service. इसका मैं आपको देखें शुरू में दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हम चल रहे हैं, ये इसमें हमने शुरू में ये भी डिस्कस किया हुआ। ये है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये सारे ऑप्शन आपको देता है। यानी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय गिविंग कमांड, बाय टाइपिंग कमांड, GUI और CLI। मल्टीटास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू बाकी सॉफ्टवेयर रन होते हैं। आपके सिस्टम में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। यूजर अकाउंट को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजिंग फाइल का मतलब है कि आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल कॉपी कर सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दे रहा होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर पेरिफेरल मैनेजमेंट, यानी डिवाइस ड्राइवर, उन सबको यहाँ पे मैनेज कर रहा होता है। सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इसके अंदर होता है। इंटरप्ट हैंडलिंग का मतलब होता है कि जब भी प्रोसेसर की अटेंशन गेट करनी हो तो ये इंटरप्ट जनरेट करते हैं। इंटरप्ट कहते हैं सिग्नल को। इंटरप्ट का मतलब होता है कि हमें प्रोसेसर की अटेंशन चाहिए, ठीक है। ओके, ये हम आगे चलेंगे।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, फिर आपके बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। चाहे आप लैपटॉप लें, चाहे आप पर्सनल कंप्यूटर पीसी परचेज करें, या मोबाइल, मोबाइल में भी देखें iOS, एंड्रॉयड की बात करें तो iOS, ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और iOS आपका वो एप्पल के अंदर, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई हटा दें तो OS है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्स, यानी जितने भी एप्स का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्स क्या लें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या लें, ये बाद में इंस्टॉल होते हैं, पहले ऑपरेटिंग इंस्टॉल होता है। एंड आल्सो प्रोवाइड HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। इसका मतलब होता है कि हम इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करेंगे, या तो आप CLI इन्वायरमेंट के थ्रू करेंगे, या फिर आप GUI इन्वायरमेंट के थ्रू करेंगे। या आपको मेमोरी मैनेजमेंट का ऑप्शन दे रहा है, यानी प्रोग्राम को जब ओपन होता है उसको मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ये एलोकेट करते हैं मेमोरी को। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब यूजर अकाउंट क्रिएट होगा, पासवर्ड, यूजर अकाउंट पासवर्ड की एक्टिविटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट यानी कीबोर्ड माउस को कैसे मैनेज करना है, फाइल मैनेजमेंट, हैंडल इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है कि प्रोसेसर, हर काम प्रोसेसर के थ्रू होता है, उसको पहले सिग्नल जाता है, फिर उसकी परमिशन से बाकी डिवाइसेस काम करती हैं। मैनेज मल्टीटास्किंग, एट अ टाइम मोर देन वन एप्लीकेशन को आप रन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, ये सबको क्लियर है। Yes, sir. अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअल मेमोरी। किसी को आइडिया है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया Yes, sir. क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? Say cloud storage. क्लाउड स्टोरेज नहीं, वर्चुअल का मतलब होता है लॉजिकल, यानी Yes. नॉन फिजिकल। हमारी जो रैम होती है ना वो फिजिकल होती है। देखिए इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है, मैं बताता हूँ। ये आपका होता है CPU, दैट इज कॉल्ड CPU। ये कनेक्ट होता है एक मेमोरी जिसको हम कहते हैं कैशे मेमोरी। याद रखिएगा, ये होती है कैशे। कैशे इज अ मेमोरी, कैशे फर्दर रैम के साथ कनेक्ट होती है, और रैम कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क के साथ। तो होता यह है, रैम आप कितनी भी मेमोरी, रैम की स्पेस कितनी भी क्यों ना, 8 GB हो, 16 GB हो, ये इनसफिशिएंट हो जाती है। तो ड्यूरिंग प्रोग्राम रनिंग हमारे किसी प्रोग्राम को ज़्यादा मेमोरी चाहिए, स्पेशली जो गेमर होते हैं, गेम को ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, तो वो रैम में फिट नहीं होती उसकी। इस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हार्ड डिस्क से स्पेस को बारो किया जाता है। तो हार्ड डिस्क से वो स्पेस जो हार्ड डिस्क से बारो किया जाए उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि फिजिकल मेमोरी होती है, वर्चुअल होती है। Okay, sir. जी, आपको क्लियर हुआ कि मेमोरी किस तरह होती है? एक मेमोरी ये है कैशे मेमोरी, जो डायरेक्टली अटैच होती है CPU के साथ। अच्छा, CPU रैम से भी डायरेक्टली अटैच होती है, ठीक है, ये भी देखिए। हमारी इनपुट डिवाइसेस रैम से अटैच होती हैं, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, दिस इज इनपुट, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा रैम के अंदर ओपन होगा, ठीक है, ऐसे ब्राउजर या सॉफ्टवेयर। OS हमेशा रैम में रहता है जब तक सिस्टम ओपन है। हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है OS, लेकिन ओपन रैम में होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी दैट एग्जिस्ट इन हार्ड डिस्क, यूज फॉर टू सपोर्ट द प्रोग्राम, क्योंकि रैम इनसफिशिएंट होती है, रैम इज ऑलवेज इनसफिशिएंट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, which give the impression that RAM is larger than it is, to involve moving data into and out of RAM and hard disk। वही वाली बात, क्योंकि प्रोग्राम समटाइम बहुत लार्जर हो जाता है, रैम उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। जैसे आपने 1000 पेजेस का वर्ड डॉक्यूमेंट खोल दिया, अब सारे इतनी रैम में जगह नहीं होगी, रैम में हमेशा एक्टिव पेज रहेगा। अब बाकी 99 पेजेस जो हैं, चलिए हम 100 की एग्जाम्पल लेते हैं, 100 पेजेस हैं, इसमें जो एक्टिव पेज होगा ना वो रैम में जाएगा। एक्टिव पेज कहाँ जाएगा? रैम के अंदर, ठीक है। बाकी जो 99 पेज हो गए वो वर्चुअल मेमोरी में चले जाएंगे, इस तरह। तो इसको हम कहते हैं पेजिंग, यानी पेज में डिवाइड कर देना, पूरे फाइल को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करना। एक्टिव पेज हमेशा रैम में जाएगा और नॉन एक्टिव पेज वर्चुअल मेमोरी में चले जाएंगे। इससे क्या होता है कि
उसकी वजह है ना, क्योंकि यूजर को तो पता नहीं, वो तो एप्लीकेशन ओपन करता चला जाएगा, अगर इंटरनेट चला रहा है तो डिफरेंट टैब ओपन करता चला जाएगा, तो रैम फुल हो जाती है, उससे सिस्टम स्लो हो जाता है। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को टेम्पोरेरीली बेटर करने के लिए हम हार्ड डिस्क से स्पेस बाहर कर लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसको छोड़ दें, अभी आप लोगों में से डिस्क फ्लैशिंग, हाँ ये चैप्टर 3 का पार्ट है। हाँ ये बताएं, व्हाट इज मेंट बाय मल्टीटास्किंग। मानिए आपने आंसर देना है मल्टीटास्किंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। Sir, performing many tasks एट अ टाइम, at one particular time. ठीक है, यानी ओपनिंग मैनी एप्लीकेशन एट अ टाइम, ठीक है। ये देखें, प्रोग्राम विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू रन सेवरल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, बट ओनली वन ऐप इज एक्चुअली एक्टिव एट एनी गिवन टाइम। क्या मतलब है कि आप वेब ब्राउजर ओपन किया हुआ है, आप इंटरनेट में सर्च भी कर रहे हैं, आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, आप वर्ड पर टाइपिंग भी कर रहे हैं, एट अ टाइम यूजर बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही टास्क एक्टिव होगा, लेकिन बैकग्राउंड में डिफरेंट टास्क चल रहे हो। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. अब हम लास्ट वन करते हैं, डिस्क्राइब व्हाट एन इंटरप्ट इज। इंटरप्ट बेसिकली काइंड ऑफ सिग्नल होता है जो जनरेट होता है। जैसे आपने प्रिंटर को जॉब भेजी, अब प्रिंटर खुद से प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, तो बेसिकली एक सिग्नल जाएगा प्रोसेसर के पास कि भाई यूजर ने प्रिंटिंग की एक रिक्वेस्ट की है, तो प्रोसेसर अपने सारे काम रोक के प्रिंटर के पास आएगा, उसको बोलेगा यूजर ने जो आपको रिक्वेस्ट भेजी उसको परफॉर्म करें, यानी प्रिंट दी जॉब। सम टाइम होता है कि पेज फंस जाता है, यूजर को नहीं पता लगेगा, या इंक खत्म हो गई, तो उसका अगेन अब प्रिंटर उसको प्रोसेसर को बोलेगा यूजर को बताओ कि प्रिंटर की इंक खत्म हो गई है, या पेज कहीं पे जाम हो गया, प्रिंटर कहीं पे किसी वजह से जाम हो गया, तो आपकी स्क्रीन पर मैसेज आ गया। ये भी, इसको हम कहते हैं इंटरप्ट। सिग्नल सेंड फ्रॉम अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर की तरफ से सिग्नल जाएगा या सॉफ्टवेयर की तरफ से टू अ प्रोसेसर टू टेम्पररीली हॉल्ट द प्रोसेस करंटली बीइंग रन, ठीक है, वो अपना जिस टास्क पे काम कर रहा है उसको हॉल्ट कर देगा, और जिसकी रिक्वेस्ट की है उसको परफॉर्म करेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. हरीब आपको क्लियर है? Sir, he left. ओके, ओके ना, फिर आपको क्लियर है? जी सर। चलिए आज के लिए काफी है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।